गुड मॉर्निंग। ऑप्टिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने ऑप्टिक्स के बारे में कुछ डिस्कशन किया था कि ऑप्टिक्स जो होती है वो किन किन टाइप से अपन पढ़ते हैं, किन किन ब्रांच में उसको अपन डिवाइड करते हैं। उसके बाद उसका जो वेव पार्ट था वो वेव पार्ट अपन स्टार्ट करने जा रहे थे। उस वेव पार्ट में कुछ फिनोमेना थे जिनको अपन व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपन इनका एक्सप्लेनेशन देते हैं। शुरुआत में देखो क्या हुआ, 1621 ईस्वी में, लगभग 1621 में 1621 में सबसे पहले स्नेल का नियम जो था वो एक्सपेरिमेंटल बेस पे एक्सप्लेन किया गया। स्नेल ने जो नियम दिया था वो केवल और केवल एक्सपेरिमेंटल बेस पे था, थ्योरेटिकल उसका कोई बेस नहीं था उस टाइम। और एक्सपेरिमेंटल जो डाटाज थे उनके आधार पर वो नियम दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 1637 ईस्वी में डेसाकार्ट एक साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल बेस पे प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था। प्रकाश का कणिका सिद्धांत, प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन के नियमों की उसने व्याख्या की थी, जिसको बाद में बहुत अच्छे तरीके से न्यूटन ने भी प्रपोज किया था। थोड़े टाइम बाद में न्यूटन ने भी इस कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन बहुत अच्छे से किया था बाद में। तो उस कंडीशन में जो परावर्तन और अपवर्तन के नियम थे, उन नियमों के द्वारा स्नेल का जो नियम था उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन विद एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया गया था। तब जाकर के स्नेल का नियम मूल रूप से धरातल पे आया। उसके बाद 1678 ईस्वी में हाइगेन ने प्रकाश का एक नया सिद्धांत दिया और उसने कहा कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में प्रोपोगेट करता है। किसके रूप में? तरंग सिद्धांत जिसको अपन कहते हैं। उसने बताया था कि प्रकाश है वो तरंगों के रूप में आगे संचरित होता है और उस आधार पर उसने प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन आदि चीज़ों की उसने अच्छे से व्याख्या की। और ख़ास बात क्या रही इसमें, इस हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अपवर्तन और परावर्तन के नियमों के आधार पर स्नेल का जो नियम था उसका बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जा सका। दूसरी चीज़, हाइगेन ने सबसे बड़ी कमी क्या रखी इसमें कि हाइगेन ये नहीं बता पाया कि ये जो तरंगे होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, कौन सी तरंगे होती हैं और कैसे प्रोपोगेट करती हैं, वो भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। शुरुआत में वो कंफ्यूज था इस मामले में कि जो तरंग होती हैं, ये वेव जो प्रोपोगेट होती हैं प्रकाश की, ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। थोड़े टाइम बाद उसने बताया कि ये जो तरंगे होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो इस कंडीशन में वो थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज था इस मामले में और ढंग से आंसर नहीं कर पाया। इस कारण इस हाइगेन का जो तरंग का सिद्धांत है, ये सिद्धांत लगभग 1 सदी तक धरातल पे नहीं आ पाया, यानी लोगों ने इसको ढंग से माना नहीं। इसके बजाय लोगों ने ये कहा कि न्यूटन सही से एक्सप्लेन कर रहा है, कणिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कर पा रहा है, इसलिए हम क्यों माने कि ये तरंग सिद्धांत, और आप ढंग से बता भी नहीं रहे कि तरंगें कौन सी हैं। तो इस कंडीशन में ये तरंग सिद्धांत था और लगभग 1 सदी तक, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक ढंग से नहीं एक्सप्लेन हो पाया और इसको लोगों ने मान्यता भी इतनी नहीं दी। लेकिन उसके बाद 18वीं सदी में 1801 के आसपास यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया, यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग। ठीक है, इस द्विरेखा छिद्र प्रयोग के आधार पर यंग ने क्या कहा कि प्रकाश है वो तरंगों के रूप में ही प्रोपोगेट करता है। हाइगेन ने ठीक कहा था और ये जो तरंगे होती हैं, ये तरंगे एक दूसरे के साथ अध्यारोपित होती हैं इस प्रयोग में, तो एक नई घटना प्राप्त होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। बाद में फ्रेनेल ने इस व्यतिकरण और विवर्तन का जो था वो मैथमेटिकल एनालिसिस भी किया और बहुत अच्छे से इस तरंग सिद्धांत के रूप में पक्ष में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत हुए। तो यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद जो हाइगेन का तरंग सिद्धांत था उसको मान्यता प्राप्त हो पाई। उसके बाद 1856 के आसपास मैक्सवेल जो था उसने कहा कि जो प्रकाश होता है ये तरंगों के रूप में प्रोपोगेट करता है और वो तरंगे कौन सी होती हैं,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। कौन सी होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जो कि अनुप्रस्थ होती हैं। कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। इसका मतलब प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में प्रोपोगेट करता है और इसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, वो टाइम के साथ वेरी होते जाते हैं और प्रोपोगेट होते जाते हैं आगे। ठीक है, इस प्रकार ऊर्जा का संचरण इनमें होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तब हाइगेन का जो तरंगिका सिद्धांत था इसको इसके पक्ष में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत है और इसको मान्यता दी गई। ठीक है, तो शुरुआत अपन इसी से करेंगे इस दूसरे वाले चैप्टर में, जिसको अपन वेव ऑप्टिक्स कहते हैं, कि हाइगेन का तरंग सिद्धांत या तरंगिका का सिद्धांत क्या था और कैसे उसने एक्सप्लेन किया था प्रकाश के अपवर्तन और इसको प्रकाश के प्रोपोगेशन को और प्रकाश के परावर्तन को कैसे वो एक्सप्लेन कर पाया था। तो वो देखते हैं अपन इसमें। ठीक है, तो प्रकाश का हाइगेन का तरंगिका का सिद्धांत। हाइगेन का तरंगिकाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत से पहले अपन एक थोड़ा मैथमेटिकल व्यू देख लेते हैं। मैथमेटिकल रिकॉल। इस सिद्धांत से पहले अपन देखते हैं कि जो तरंगे होती हैं सामान्यतः उनके बारे में अपने पास एक पिक्चर तो बने कि जो तरंगे वो किस प्रकार की तरंगे होती हैं, कैसे वो तरंगे अपन रिप्रेजेंट कर पाते हैं। हाइगेन ने भी अगर वो बताई थी तो हाइगेन भी किस तरह से उनको प्रपोज कर पाया होगा। तो एक मैथमेटिकल व्यू देखते हैं तरंगों के बारे में। तो सबसे पहले अपन प्लेन वेव के रूप में देखते हैं। प्लेन वेव, प्लेन वेव्स जिसको आप समतल तरंगे कहते हैं। कैसे अपन मैथमेटिकली इनका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और कैसे वो प्रोपोगेट होती हैं। तो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर सपोज एक्स डायरेक्शन है, उसमें कोई तरंग प्रोपोगेट हो रही है, तो उसके एक सिंपल एक्सप्लेनेशन अपन देने के लिए एक तरंग समीकरण लिखते हैं साई एक्स टी। समय और स्थिति दोनों पे डिपेंड करता है। साई एक तरंग फलन है, एक तरंग का फलन है जो एक समतल तरंग है सपोज, इसका एक एम्पलीट्यूड n2। जनरल इक्वेशन अपन देखें, सामान्य इक्वेशन cos kx माइनस ओमेगा टी। के यहां संचरण नियतांक कहलाता है। क्या कहलाता है? संचरण नियतांक कहलाता है। और इसके साथ जो अक्ष आता है, ये कंपोनेंट ये बता रहा है कि तरंग किस दिशा में संचरित हो रही है। ठीक है, संचरण की दिशा के साथ जो कंपोनेंट आएगा वो एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि के खुद ये बताता है कि तरंग संचरित किधर हो रही है। अपने जनरल आइडिया के लिए अपने देखते हैं के साथ जो कंपोनेंट आता है इसका मतलब उस दिशा में संचरित हो रही है। ठीक है, तो सामान्यतः अपन देखते हैं कि ये जो टर्म है kx माइनस ओमेगा टी, ये फेज टर्म कहलाती है। कौन सी टर्म कहलाती है? फेज टर्म कहलाती है। कला वाला जो टर्म है, कला वाला पार्ट है, वो कहलाता है। तो सामान्य इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं अपन? एक ये एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, अपन ये कहते हैं कि ये जो तरंग संचरित हो रही है ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या होनी चाहिए, इसका किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए कला है वो नियत होनी चाहिए इसकी। तो ये कला वाला जो पार्ट है ये कांस्टेंट अगर अपन लें, के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये क्या होना चाहिए? नियतांक होना चाहिए प्लेन वेव के लिए। इसके लिए समतल तरंग के लिए क्या होना चाहिए? नियतांक होना चाहिए। जहां के क्या है? संचरण नियतांक, जिसको अपन जानते हैं 2 पाई अपॉन इसका मॉड कितना होता है? 2 पाई अपॉन लेमडा। और ओमेगा क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको 2 पाई एफ भी कहते हो, कई बार 2 पाई न्यू भी लिखा रहता है। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन है जस्ट इसका। तो के एक्स माइनस ओमेगा टी अपन देख रहे हैं। सपोज किसी पर्टिकुलर टाइम टी की अपन बात करें, किसी पर्टिकुलर टाइम टी के लिए टी अगर अपन कांस्टेंट लें तो क्या होगा? के एक्स क्या होगा? नियत। और के एक्स नियत होने का मतलब अक्ष क्या रहेगा? नियत। अक्ष नियत होने का मतलब क्या हुआ? इस अक्ष वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन, सपोज हम ऐसे डिनोट करें उसको। ठीक है,
मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, अक्ष दूरी पर है और नियत है, इसलिए यहां 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 इस वर्टिकल एक्सिस के करस्पॉन्ड सभी बिंदुओं के लिए क्या रहेगा, अक्ष नियत। एक तल को निरूपित कर रहा है जो t बराबर सपोज किसी टाइम t1 पर है। हम देख रहे हैं कि अगर t कांस्टेंट था तो अक्ष भी अपने पास क्या आ गया, नियत आ गया। अगर मैं नई स्थिति देखना चाहूं कि सपोज t बराबर क्या स्थिति है, t1 प्लस डेल्टा t टाइम बाद, अपन देखें कितने टाइम बाद, डेल्टा t। इसका मतलब t अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो इस स्थिति में क्या होगा, ये नियतांक है, ये नियतांक है, t इंक्रीज करता हूं, फ्रीक्वेंसी फिक्स है, उस कंडीशन में k भी नियतांक है तो अक्ष भी क्या होगा, देन अक्ष विल आल्सो इंक्रीज। इसका मतलब नेक्स्ट जो तल होगा वो किधर होगा, यहां होगा। अगर मैं t बराबर किस की बात करूं, t1 प्लस 2 डेल्टा t, तो स्थिति क्या रहेगी, यानी तरंग का संचरण इस दिशा में अपने बताया था। तो हम कह रहे हैं कि किसी टाइम t पर अपने पास तरंग की स्थिति ये थी, लेटर टाइम ये थी, उसके बाद थोड़े समय बाद ये स्थिति थी। तो अपन कह रहे हैं कि तरंग के फेज टर्म की अपन बात करें, यहां से देखो क्या होगा, तरंग के कला की नियत स्थिति वाले बिंदु एक प्लेन के रूप में प्रोपोगेट करते हुए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये जो प्लेन होता है यहां पर, इस प्लेन को अपन क्या कहते हैं, तरंगागर। हाइगेन ने इसको क्या कहा था, तरंगागर कहा था कि ये जो प्लेन वेव है सपोज ये आगे प्रोपोगेट करती है टाइम के साथ, तो संचरण की दिशा में ये प्लेन आगे बढ़ता है और ये प्लेन होता क्या है, नियत कला वाले बिंदुओं का बिंदु पथ। तरंगागर क्या होता है, नियत कला के बिंदुओं का बिंदु पथ जो एक समतल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक रिप्रेजेंटेशन अपन जनरल अपन देखते हैं कि प्लेन वेव है वो इस प्रकार से आगे बढ़ती है, एक तरंग अगर आगे बढ़ता जाता है तरंगों का। ठीक है, इसी प्रकार अपने पास नेक्स्ट अपन देखें कि ये तो इस सिंपल पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में था। सपोज पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन की जगह अपन क्या करें, आर्बिट्ररी डायरेक्शन लें, यादृच्छिक दिशा लें कि जो तरंग का संचरण है वो स्पेस में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसा तो अपन ने देख लिया। अब किसी यादृच्छिक दिशा में हो रहा है सपोज, तो इस स्थिति में जनरल समीकरण क्या लें, जनरल समीकरण जो होगा इन आर्बिट्ररी डायरेक्शन, इस कंडीशन में जो समीकरण होगा वो आर टी होगा अपने पास। क्या होगा, आर टी। यहां आर क्या है, आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। क्या रहेगा, ए कॉस के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, एक जनरल इक्वेशन होता है अपने पास। यहां के क्या रहता है, सदिश के, इसका के एक्स आई कैप प्लस जे कैप के वाई प्लस के कैप जेड। के संचरण नियतांक है, मैंने पहले बताया था, संचरण नियतांक है। जो संचरण की दिशा को बताता है, और इसका जो मॉड है उसका मान कितना होगा, 2 पाई अपॉन लेम्डा, इसे पर्टिकुलर वेवलेंथ की तरंग दैर्ध्य के लिए। ठीक है, तो ये के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, यहां ये कला पद है, फेज टर्म है, ये क्या है, कला पद है। तरंगागर की स्थिति के लिए अपन क्या करते हैं, इस कला पद को क्या करते हैं, नियत करते हैं कि नियत कला के जो बिंदु हैं उनका बिंदु पथ है वो कैसे आगे गमन कर सकता है, वो अपन देखें तो क्या रहेगा। के डॉट आर सिंपल अपन देखें तो क्या होगा, के डॉट आर क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो आई डॉट आई 1, आई डॉट जे आई के के 0, सिमिलरली के डॉट आई के डॉट जे 0, जे डॉट आई जे के 0। सेम वाली टर्म रह जाएंगे अपने पास। कौन सी टर्म रह जाएंगी, के एक्स इंटू एक्स प्लस के वाई इंटू वाई प्लस के जेड इंटू जेड। हम कह रहे हैं कि नियत कला के लिए ये कला वाला पद क्या होना चाहिए, के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, दैट शुड बी कांस्टेंट। तो नियत कला के बिंदुओं के लिए किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर अगर टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है तो के डॉट आर क्या होगा,
कांस्टेंट। के डॉट आर क्या होगा? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या कांस्टेंट हुआ? ये वाली टर्म, ये वाली टर्म क्या हुई? कांस्टेंट। कहने का मतलब के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड, ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। के एक्स के वाई के जेड संचरण नियतांक की कंपोनेंट हैं और इसके किसी नियत मान के लिए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो अपने पास समीकरण क्या बन गया? ये वाला समीकरण किस टाइप का बन गया? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर कांस्टेंट। एक समतल का समीकरण। कैसा समीकरण बना? एक समतल का समीकरण बना। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक समतल होगा नियत कला वाले बिंदुओं का बिंदु पथ। क्योंकि ये कांस्टेंट है, इट मे बी जीरो, तो ये जीरो भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में k क्या होगा? परपेंडिकुलर टू k परपेंडिकुलर टू r होगा। तो जो k की डायरेक्शन होगी k कैप, वो इस तल की क्या होगी? लंबवत होगी। तो इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन अपन करें, किस तरह से होगा? सपोज ये अपने पास x है, ये y है और ये क्या है? z है। ठीक है, तो क्या होगा? किसी पर्टिकुलर टाइम t पर अपने पास सपोज ये तल ऐसे था, ये स्थिति है। किसी पर्टिकुलर टाइम t बराबर t1 पर ये स्थिति है इस तल की। ठीक है, ये समान कला वाले बिंदुओं का क्या है? एक तल है। यानी तरंगागर की किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में ये स्थिति होगी और संचरण की दिशा क्या होगी? इस तल के लंबवत, इस समतल के लंबवत। तो संचरण की दिशा होगी इस तरफ, के कैप जिसको आप कह रहे हैं। तो कुछ टाइम t बाद की बात करें, t की तो बात ये होगी t बराबर t1 पर। तो हम बात करें t इक्वल टू t1 प्लस डेल्टा t, इन डेल्टा t टाइम बाद क्या स्थिति होगी? तो डेल्टा t टाइम बाद क्या होगा? ये कांस्टेंट अपने पास ओमेगा t, ये कांस्टेंट है, ये टोटल कांस्टेंट है टर्म k डॉट आर माइनस ओमेगा t। तो ये टर्म थोड़ी बढ़ी तो ये भी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज डेल्टा डेल्टा करके बढ़ेंगी, तो उस कंडीशन में नवीन जो स्थिति होगी तरंगागर की वो क्या होगी? ये होगी। ये पर्टिकुलर तरंग संचरण की दिशा ये वाली होगी, या यूं कहें कि तरंग संचरण की दिशा ये होगी। ठीक है, तरंग इस दिशा में संचरित होगी। ठीक है, तो सिंपल किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में अगर है और तीनों कंपोनेंट अपने पास हैं एक्स वाई और जेड, तो उस कंडीशन में तरंगागर इस प्रकार से प्रोपोगेट करता है। हाइगन ने इसी चीज को तो समझाया था कि जो तरंगागर वो कैसे आगे की स्थिति में प्रोपोगेट करेगा, उसके लिए तो उसने सिद्धांत दिया था। तो अपन एक सिंपल पिक्चर देख रहे हैं कि तरंगागर क्या होता है और किस तरह से उसकी नवीन स्थितियां हैं वो अपन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो स्थिति अपने पास ले सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी और है स्फेरिकल वेव्स के रूप में। किसके रूप में? स्फेरिकल वेव्स के रूप में। गोलीय तरंगों के रूप में तरंगागर की स्थितियां कैसे रिप्रेजेंट अपन कर सकते हैं? तो सामान्यतः एक स्फेरिकल वेव है, उसका जो समीकरण है वो क्या होगा? एक वेव इक्वेशन अपन लें, स्फेरिकल वेव का इक्वेशन a अपॉन आर कॉस के आर माइनस ओमेगा टी। यहां जो r है वो रेडियस को एक्सप्लेन करता है, स्फेरिकल वेव की पर्टिकुलर सेंटर से किसी टाइम t पर डायरेक्ट जो रेडियस है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अपन करेंगे ये कला वाला जो पद है वो किसी नियत स्थिति के लिए अपन देखें तो क्या होना चाहिए? के आर माइनस ओमेगा टी, दैट शुड बी कांस्टेंट। तो स्फेरिकल वेव के लिए कला अगर नियत की स्थिति देखें तो किसी नियत कला वाले बिंदुओं का बिंदु पद देखें, नियत कला वाले बिंदुओं का बिंदु पद देखें तो किसी टाइम t के लिए पर्टिकुलर टाइम अगर कांस्टेंट अपन लें, सपोज t बराबर अपन ने क्या ले लिया? t1 ले लिया। तो इस स्थिति में ओमेगा टी
फिक्स हो गया। के आर भी क्या होना चाहिए, फिक्स। तो के आर क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी कि आर क्या हो गया, के तो पहले से कांस्टेंट है, के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो आर क्या हो गया, कांस्टेंट। यहां आर जो है स्फेरिकल वेव की रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, आर कांस्टेंट। इसका मतलब जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल। एक पर्टिकुलर पॉइंट से अपन देखें आर डिस्टेंस पे, तो स्थिति है सपोज ये आर डिस्टेंस ओ पॉइंट से, और एक इस टाइम पर है टी बराबर t1 समय पर यह स्थिति है। अगर अपन कहेंगे टी बराबर t1 प्लस डेल्टा टी, क्योंकि अपन कह रहे हैं कि अगर t इंक्रीज होगा तो आर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसमें t इंक्रीज होगा तो आर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए t इक्वल टू t1 प्लस डेल्टा टी, कुछ थोड़े समय बाद क्या होगा, आर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो नवीन स्थिति जो होगी ये होगी तरंगागर की, ठीक है। ये किस टाइम पर है, t इक्वल टू t1 प्लस डेल्टा टी। और थोड़े टाइम बाद की अपन बात करें तो नई स्थिति ये होगी, ठीक है। इस तरह से अपन गोलीय तरंगों को अपन एक्सप्लेन करते हैं। और समान कला वाले बिंदु पथ यहां एक गोले के रूप में होते हैं, गोले की सरफेस पे होते हैं, और ये जो गोलाकार सरफेस है वो टाइम के साथ क्या होती है, प्रोपोगेट करती जाती है सभी दिशाओं में, ठीक है। ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शंस होती हैं सभी दिशाओं में। रेडियस कांस्टेंट रहे वो पथ बिंदु पथ होता है और वो तरंगागर कहलाता है, जिसको अपन गोलीय तरंगागर कहते हैं। तो एक सिंपल पिक्चर थी अपने पास गोलीय तरंगों के रूप में। और खास बात यहां ये जो टर्म है अपने पास a अपॉन आर, ये क्या बताता है कि गोलीय तरंगागर जैसे जैसे आगे बढ़ता है या तरंगे गोलाकार रूप में आगे जैसे जैसे बढ़ती हैं तो जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के मॉड के स्क्वायर के। तो प्रोपोर्शनल क्या होगी, 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे रेडियस का मान बढ़ता जाएगा ये इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, गोलाकार तरंगे जैसे स्पेस में आगे बढ़ती हैं तो उस कंडीशन में 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, परिवर्तित होती जाती है, यानी इंटेंसिटी क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो ये स्फेरिकल वेव्स थी। तो इस प्रकार के तरंगागरों के रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। इनके लिए अब हाइगेन का तरंगिका सिद्धांत देखते हैं कि हाइगेन ने क्या कहा था इनके लिए, ठीक है। तो हाइगेन ने ये कहा, सबसे पहली बात है हाइगेन का तरंगिका सिद्धांत की, कि जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में प्रोपोगेट करता है। किसके रूप में प्रोपोगेट करता है, तरंगों के रूप में। संचरित होता है। प्रकाश, कौन, प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या थी कि किसी नियत समय पर समान कला वाले बिंदुओं का बिंदु पथ, किसी नियत समय पर समान कला वाले बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। दूसरी बात। तीसरी बात उसने क्या कही कि इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत की भांति व्यवहार करता है। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं की भांति या द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत का कार्य करता है। स्रोत का मतलब जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है, स्रोत का कार्य करता है।
हो गई बात। तीसरी बात उसने क्या कही कि ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं वो सभी दिशाओं में तरंग का जो वेग है उससे संचरित होती हैं, तथा ये द्वितीयक तरंगिकाएं तरंग वेग से, तरंग का जो वेग होता है उससे, तरंग वेग से सभी दिशाओं में संचरित होती हैं। सभी दिशाओं में क्या होती हैं? संचरित होती हैं। अब क्या बताया उसने? एट ए लेटर टाइम, किसी समय पश्चात, किसी समय पश्चात, जैसे अपन ने t बराबर क्या लिया था, t1 प्लस डेल्टा टी, यानी डेल्टा t1 पर तो अपन स्थिति मान ही रहे हैं, उसके बाद वाली स्थिति पर अपन देखना चाहते हैं क्या होगा। किसी समय पश्चात इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर खींचा गया स्पर्श रेखीय तल तरंगाग्र की नवीन स्थिति को व्यक्त करता है, नवीन स्थिति को व्यक्त करता है। यह तरंगाग्र की नई स्थिति होगी। ठीक है, यह सिंपल उसने बात कही। आगे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ वो दो बातें और भी जोड़ता है कि ये नवीन स्थिति है, और इसी तरह ये जो नया तरंगाग्र है ये भी क्या करता है, इसका प्रत्येक बिंदु फिर से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है, यानी उनका स्रोत की बातें व्यवहार करता है उनके लिए, और वो जो द्वितीयक तरंगिकाएं आगे प्रोपोगेट होती हैं उन पर किसी टाइम पर खींचेगी स्पर्श रेखीय स्थिति तल की, वो नई अगली वाली नई स्थिति को व्यक्त करेगी तरंगाग्र की। ठीक है, तो ये अपने पास स्थिति थी तरंगाग्र की। और उसने कहा कि तरंगिकाएं सभी दिशाओं में संचरित होती है, लेकिन चूंकि संचरण की दिशा फॉरवर्ड होती है, एनर्जी जो फ्लो फॉरवर्ड की ओर होता है, इसलिए तरंगाग्र की जो नवीन स्थिति होगी तरंग के फॉरवर्ड वाले डायरेक्शन में होगी, ना कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसके लिए उसने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि जो तरंग है उसमें ऊर्जा का फ्लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए जो फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली स्थिति है वो नवीन स्थिति होगी तरंगाग्र, ना कि बैकवर्ड वाली स्थिति। ठीक है, तो ये अपने पास मूलभूत बातें थी उसने बताई। जैसे एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे अपन देखें कि इसके आधार पर उसने क्या कहा था, तो अपन करेंगे सपोज तरंग इस दिशा में संचरित हो रही है, ये तरंगों का संचरण है, और किसी टाइम t पर अपने पास तरंगाग्र की ये स्थिति, ये बराबर t1 समय पर है ये स्थिति तरंगाग्र की। ठीक है, नियत कला वाले बिंदुओं का बिंदु पथ है ये तरंगाग्र, अपने पास AB अपने पास तरंगाग्र है। ठीक है, हम कह रहे हैं तरंगाग्र के लिए क्या कहता है, इसका प्रत्येक बिंदु, अब इस पर कोई बिंदु ले लेते हैं, सपोज एक बिंदु ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये अपने पास कुछ बिंदु ले लिए अपन ने। फिर कह रहा है कि इन द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत का कार्य करता है, यानी ये बिंदु अब नए स्रोत बन गए, S1 S2 S3 S4 S5 सोर्स बन गए। क्या होगा, इनसे तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी जो सभी दिशाओं में संचरित होंगी। आप जानते हो कि ये पॉइंट लिया अपने, और जो अपने पास पॉइंट सोर्स होता है वो क्या करता है, गोलीय तरंगें उत्सर्जित करता है। कौन सी करता है, गोलीय। सर कोई छोटा सा पॉइंट यहां रख दिया और उससे लाइट हो रही है एमिट, तो चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में, सभी प्रकार से होगी। तो यहां से जो तरंगें उत्सर्जित होंगी वो सपोज किसी टाइम डेल्टा टी बाद की अपन बात करें, टी बराबर किसकी बात करें, t1 प्लस डेल्टा टी, तो डेल्टा टी टाइम में कितना पथ तय कर लेंगी वो, सपोज उनकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, स्फेरिकल होंगी, इसलिए रेडियस कितनी होनी चाहिए उनकी डेल्टा टी में, प्रकाश के वेग से संचरण होगा, सपोज c वेग है, निर्वात की अपन बात करें
और किसी माध्यम की बात करें तो v वेग हो जाएगा v इंटू डेल्टा टी। इस रेडियस के स्फीयर होंगे, गोले होंगे, क्योंकि चारों दिशाओं में जा रहा है ना इस पॉइंट से उत्सर्जित प्रकाश। तो सपोज वो गोले यूं हैं, इससे भी सेम वही स्थिति होगी, इससे भी सेम वही स्थिति, ये स्थिति होगी। तो ये r त्रिज्या के गोले बने। अब कह रहा है कि पीछे वाली डायरेक्शन नहीं, क्योंकि तरंग का संचरण अब इधर दिखा रहे हैं, इसलिए यहां नवीन स्थिति में ये स्पर्श रेखीय तल जो अपन ने खींचा ये t बराबर T1 प्लस डेल्टा T1 पर नया तरंगागर है, जिसको मैं a डैश क्या कह सकता हूं, b डैश कह सकता हूं। ठीक है, ये तरंगागर की नवीन स्थिति। फिर कहता है कि अगर फिर से यहां पर मैं पॉइंट ले लूं, क्योंकि वो कह रहा है ना इसके आगे और बढ़ाता है कि क्या कहता है कि अब ये जो तरंगागर, ये नया तरंगागर बन गया, तो इसका जो प्रत्येक बिंदु है वो क्या करता है, फिर से द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत की भांति व्यवहार करता है। तो यहां से भी सपोज किस टाइम पर t बराबर कितना, T1 प्लस 2 डेल्टा टी, डेल्टा टी तो पहले से ही था, तो यहां नई जो r वाली स्थिति होगी वो कितनी होगी, c इंटू डेल्टा टी। तो इस रेडियस की गोले फिर से होंगे अपने पास यहां पर, और इन पर खींची गई स्पर्श रेखा की स्थिति, ये a डबल डैश b डबल डैश, ये तरंगागर की नवीन स्थिति होगी इस टाइम के लिए। इसका मतलब तरंगागर इस डायरेक्शन में इस प्रकार से बढ़ेगा, प्रोपोगेट करेगा। ये हाइगन का तरंगिका सिद्धांत था, जिसके आधार पर उसने तरंगागर के संचरण की व्याख्या करी। एक सिंपल एग्जांपल और लेते हैं इसका, तरंगागर के संचरण का। कौन सा, अगर स्फेरिकल हो तो, यानी बिंदु स्रोत हो अपने पास, और किसी टाइम पर उसके लिए तरंगागर का जो निर्माण हो रहा है वो स्फेरिकल है। सपोज बिंदु ये प्रकाश स्रोत है, ऐस कोई प्रकाश स्रोत है, किसी टाइम T1 पर इसके तरंगागर की स्थिति ये है, किस पर है ये, t बराबर T1 पर है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि t बराबर किस पर ज्ञात करनी, मुझे t बराबर T1 प्लस डेल्टा टी टाइम पर। तो उस स्थिति में r कितनी हो जाएगी, c इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो क्या करेंगी, इतनी दूरी तय कर लेंगे, c इंटू डेल्टा टी। इस तरंगागर पर प्रत्येक बिंदु, हम दूर दूर ले रहे हैं कोई बात नहीं, बहुत पास पास, यानी इसका प्रत्येक बिंदु जो होगा ये एक दूसरे नए सोर्स की तरह व्यवहार करेगा, ये प्रत्येक बिंदु, और इस प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी। द्वितीयक तरंगिकाएं तरंग वेग से सभी दिशाओं में, यहां हमने तरंग वेग c माना है, इसलिए सभी दिशाओं में जो प्रोपोगेट होंगे तो क्या होगा, बिंदु स्रोत है ये भी, इसलिए क्या होगा, गोले बनेंगे। किसके, इस r त्रिज्या के, ये रेडियस r की। r त्रिज्या के गोले बने। और चूंकि अपन कह रहे हैं कि जो वेग है संचरण का वो इस दिशा में है, यानी तरंग इस दिशा में संचित हो रही है, इस पॉइंट सोर्स से दूर की ओर जा रहा है तरंगागर, इसलिए क्या होगा, इसका जो बाहर वाला पथ है इस पर जो अपन स्पर्श रेखा खींचे वो तरंगागर की नवीन स्थिति होगी। ये तरंगागर की नवीन स्थिति है बाहर वाली, ये गोलाकार तरंगागर है, ये तरंगागर की नवीन स्थिति। अंदर वाले पर भी आप स्पर्श रेखा खींच सकते हो, क्योंकि एनर्जी का फ्लो वो अंदर की ओर नहीं बता रहा, बाहर की ओर बताया जा रहा है हाइगन के द्वारा। तो इस कंडीशन में तरंगागर इंटरनल जो पार्ट है वो तरंगागर नहीं है। वो यह ऐड करता है हाइगन कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखीय तल किसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो स्पर्श रेखीय तल होगा वो नवीन तरंगागर होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड भी आप खींच सकते हो, यहां देखो डॉट 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 से, लेकिन ये तरंगागर नहीं कंसीडर किया उसने। तो इस प्रकार से तरंगागर का संचरण आगे की ओर होता है। ये हाइगन का तरंगिका सिद्धांत कहलाता है। इस तरंगिका सिद्धांत के आधार पर हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या भी करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।